हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका पॉलिटिकल साइंस टीचर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिविक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 6, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। हाँ, याद रखिएगा, ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है जिसे हम आज डिटेल में समझेंगे। अच्छा, पिछले चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा याद करते हैं। हमने समझा कि एक सॉवरेन स्टेट क्या होता है, यानी एक ऐसा आज़ाद देश जो अपने फैसले, अपने डिसीजंस खुद लेता है। फिर हमने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति को समझा और अपने डिफेंस सिस्टम को भी जाना। इवन यूनाइटेड नेशंस के क्या गोल्स हैं ये भी हमने देखा था। तो अब तक हमारी सारी बातचीत एक देश के अंदर या फिर दो देशों के बीच की थी, राइट? लेकिन अब हम इस डिस्कशन को ग्लोबल लेवल पर, पूरी दुनिया के लेवल पर ले जा रहे हैं। अब हम ऐसी प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जिनकी कोई सीमा, कोई बॉर्डर नहीं होता। समझ रहे हो? ये जो पार्ट 1 है ना, ये आपके लिए एक नींव, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का काम करेगा। हम हर कॉन्सेप्ट को इतना क्लियर करेंगे कि जो आगे के टॉपिक्स हैं ना, जैसे टेररिज्म या रिफ्यूजी क्राइसिस, वो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए पूरे फोकस के साथ शुरू करते हैं। ओके, तो चैप्टर शुरू करने से ठीक पहले जरा इस स्लाइड पर जो सवाल है उस पर सोचते हैं। क्या लिखा है? व्हाई डज पोल्यूशन इन अनदर कंट्री अफेक्ट आवर वेदर इन इंडिया? मतलब सोचो जरा, अगर अमेरिका में या चाइना में कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री धुआं निकाल रही है, पोल्यूशन कर रही है, तो उसका असर हमारे इंडिया के मौसम पर, हमारे मॉनसून पर कैसे पड़ सकता है? इज इट इवन पॉसिबल? सोचो, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसका एटमॉस्फेयर यानी जो वायुमंडल है वो एक है, इट्स अ सिंगल यूनिट। हवा जो है वो बॉर्डर्स को नहीं मानती, वो चाइना से इंडिया, अमेरिका से यूरोप कहीं भी जा सकती है। तो वहां का पोल्यूशन हवा के साथ ट्रैवल करता है, ग्लोबल वेदर पैटर्न्स को डिस्टर्ब कर देता है, और इसका नतीजा हो सकता है हमारे यहां बारिश कम हो या ज्यादा हो या गर्मी बढ़ जाए। देखा, इस एक सवाल का जो जवाब है ना, वही इस पूरे चैप्टर का कोर आइडिया है। यह हमें बताता है कि आज की दुनिया इंटरकनेक्टेड है, यानी हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। एक देश की प्रॉब्लम अब सिर्फ उसकी प्रॉब्लम नहीं रही, वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम बन जाती है। और ऐसी ही प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस पार्ट 1 लेक्चर में हमारा सफर कैसा होने वाला है। लेट्स लुक एट टुडेज लर्निंग जर्नी। सबसे पहले सेक्शन 1 में हम ग्लोबल प्रॉब्लम्स का एक सॉलिड इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर सेक्शन 2 में हम अपने पहले कोर टॉपिक ह्यूमन राइट्स की फाउंडेशन, उसकी नींव को समझेंगे। सेक्शन 3 में हम देखेंगे कि इन ह्यूमन राइट्स का ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या रोल है। उसके बाद सेक्शन 4 में हम इस पूरी डिस्कशन को अपने देश इंडिया पर लाएंगे और समझेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी क्या जगह है। सेक्शन 5 में हम अपने दूसरे कोर टॉपिक एनवायरनमेंट एज अ ग्लोबल चैलेंज को डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्ट में सेक्शन 6 में एकदम पावरफुल रिकैप करेंगे जो आपके एग्जाम आंसर्स के लिए परफेक्ट होगा। तो ये है हमारा रोड मैप। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। ओके, तो आगे हम अपने पहले सेक्शन पर। 1, ग्लोबल प्रॉब्लम्स एंड इंट्रोडक्शन। इसका सबटाइटल देखो कितना क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स दैट क्रॉस बॉर्डर्स, यानी ऐसी समस्याएं, ऐसी प्रॉब्लम्स जो किसी देश की सीमा को, उसकी बाउंड्री को रिस्पेक्ट नहीं करती, उन्हें बॉर्डर से कोई मतलब नहीं है। जैसे हमने अभी पोल्यूशन का एग्जाम्पल देखा, शुरू एक देश में हुआ लेकिन उसका असर पूरी दुनिया पर हुआ। एक और एग्जाम्पल सोचो, कोविड-19 पैंडेमिक शुरू हुआ एक शहर में, एक देश में, लेकिन फैल कहां गया? पूरी दुनिया में। ऐसी ही प्रॉब्लम्स को अब हम डिटेल में समझेंगे। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पर। स्टूडेंट्स, इसको आराम से समझो और नोट करो। 2 मार्क के क्वेश्चन में इसके आने के 99% चांसेस हैं। सवाल आएगा, व्हाट आर इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं क्या है। देखो, टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन को हम 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। सिंपल। पहला पॉइंट, प्रॉब्लम्स दैट आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन कंट्री, मतलब ये समस्या किसी एक देश की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। गॉट इट? दूसरा पॉइंट, दे अफेक्ट मेनी कंट्रीज, इनका जो असर है, जो इंपैक्ट है, वो बहुत सारे देशों पर पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, द थर्ड पॉइंट, दे रिक्वायर जॉइंट एफर्ट्स टू सॉल्व। इसका मतलब यह है कि इन्हें सॉल्व करने के लिए अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता, सब देशों को मिलकर एक साथ जॉइंट एफर्ट लगाना पड़ेगा। बेस्ट एग्जांपल, क्लाइमेट चेंज। मान लो इंडिया ने अपना सारा पोल्यूशन कंट्रोल कर लिया, बट बाकी कंट्रीज ने नहीं किया, तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी? बिल्कुल नहीं। इसीलिए एग्जाम में ये 3 कीवर्ड्स आपको लिखने ही लिखने हैं। नंबर 1, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन कंट्री। नंबर 2, अफेक्ट मेनी कंट्रीज। और नंबर 3, रिक्वायर जॉइंट एफर्ट्स। ये लिख दोगे, फुल मार्क्स पक्के। तो इस पूरे चैप्टर में हम कौन सी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं? आपकी टेक्स्ट बुक 4 मेन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करती है। पहला है ह्यूमन राइट्स, यानी मानव अधिकार। दूसरा है एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण। तीसरा है टेररिज्म, यानी आतंकवाद। और चौथा है रिफ्यूजीज, यानी शरणार्थियों की समस्या। ये चारों ही ग्लोबल इश्यूज हैं।
लेकिन जैसा मैंने शुरू में ही क्लियर कर दिया था, आज के इस पार्ट 1 लेक्चर में हमारा पूरा फोकस पहले 2 टॉपिक्स पर ही रहेगा, ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरनमेंट। टेररिज्म और रिफ्यूजीज को हम पार्ट 2 में उतनी ही डिटेल में कवर करेंगे, डोंट वरी। चलिए अब आते हैं हमारे पार्ट 1 के पहले सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, सेक्शन 2, ह्यूमन राइट्स द फाउंडेशन। ये जो शब्द है ना, ह्यूमन राइट्स, हम इसको न्यूज़ में, टीवी डिबेट्स में हर जगह सुनते रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया आखिर आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इस सेक्शन में हम इसकी पूरी ओरिजिन स्टोरी को समझेंगे, बिल्कुल टेक्स्ट बुक के हिसाब से। एक सिंपल से आइडिया, नेचुरल राइट से लेकर एक पावरफुल ग्लोबल आइडिया बनने तक का सफर। लेट्स बिगिन। देखिए, इस स्लाइड पर आप ह्यूमन राइट्स की पूरी जर्नी एक सिंपल टाइमलाइन में देख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट कोई एक दिन में नहीं बना। इसकी शुरुआत हुई एक बहुत सिंपल आइडिया से, जिसे कहते थे नेचुरल राइट्स। हिंदी में इन्हें कहते हैं प्राकृतिक अधिकार। इसका मतलब क्या है? ये वो राइट्स हैं जो हमें इसलिए मिलते हैं क्योंकि हम इंसान पैदा हुए हैं, दैट्स इट। ये राइट्स हमें कोई सरकार या कोई राजा नहीं देता, ये हमें बाय बर्थ मिलते हैं। जैसे राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। फिर हिस्ट्री में 2 गेम चेंजिंग इवेंट्स हुए, द अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इन दोनों क्रांतियों ने पूरी दुनिया को 3 जबरदस्त शब्द दिए, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी समानता, और फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व। इन रेवोल्यूशंस ने नेचुरल राइट्स के आइडिया को आगे बढ़ाया और कहा कि हर सिटीजन को ये राइट्स मिलने चाहिए। एग्जाम में इन दोनों रेवोल्यूशंस का नाम लिखना कंपलसरी है, याद रखना। और इसके बाद जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स यानी लोकतांत्रिक सरकारें बनने लगी, तब सबसे बड़ा चेंज आया। अब गवर्नमेंट का रोल बदल गया। अब सरकार की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। सरकार की पावर पर लिमिट लग गई और उसकी ड्यूटी बन गई कि वो अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। अच्छा, तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट देशों के अंदर डेवलप हो रहा था। गवर्नमेंट्स अपने सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही थी। बट द बिग क्वेश्चन इज, ये एक देश का कॉन्सेप्ट एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट कैसे बना? ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया इस एक आइडिया पर साथ आ गई? यही हम समझेंगे सेक्शन 3, ह्यूमन राइट्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। लेट्स सी हाउ द वर्ल्ड केम टुगेदर। स्टूडेंट्स, इस डेट को आप अभी के अभी अपनी नोटबुक में रेड पेन से स्टार मार्क कर लीजिए। 10 दिसंबर 1948। ये आपके एमसीक्यूज और 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स में से एक है। आखिर इस दिन हुआ क्या था? इस दिन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को अडॉप्ट किया, जिसका नाम है द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, शॉर्ट में UDHR, हिंदी में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि दुनिया ने अभी अभी वर्ल्ड वॉर 2 की भयानक तबाही देखी थी, जहां लाखों लोगों के ह्यूमन राइट्स को बेरहमी से कुचला गया था। तो UDHR एक ऐसी पहली कोशिश थी जिसमें उन सभी राइट्स की एक लिस्ट बनाई गई जो दुनिया के हर इंसान को मिलने चाहिए, चाहे वो किसी भी देश का हो, कोई भी भाषा बोलता हो या किसी भी धर्म को मानता हो। बेसिकली इसने ह्यूमन राइट्स के लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट कर दिया। देखो, UDHR एक डिक्लेरेशन था, एक घोषणा, लेकिन उसको लीगल पावर, कानूनी ताकत देने के लिए 1966 में 2 और पावरफुल डॉक्यूमेंट्स आए। इन्हें हम कवेनेंट्स कहते हैं। कवेनेंट का मतलब होता है एक फॉर्मल, लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट, एक ऐसा समझौता जिसे आप तोड़ नहीं सकते। तो ये 2 कवेनेंट्स कौन से थे? पहला है ICCPR, जिसका फोकस था सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स पर, यानी नागरिक और राजनीतिक अधिकार, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी, राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार। दूसरा है ICESCR, जिसका फोकस था इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स पर, यानी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, जैसे राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको एग्जाम में लिखनी है वो ये है कि ये दोनों कवेनेंट्स इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जिन भी देशों ने इन पर साइन किया है, उनके लिए इन राइट्स को अपने देश में लागू करना लीगली बाइंडिंग है, यानी कानूनी रूप से जरूरी है। वो इससे पीछे नहीं हट सकते। तो आखिर इन कागजी डॉक्यूमेंट्स का असली दुनिया में, रियल वर्ल्ड में क्या असर हुआ? चलिए टेक्स्ट बुक के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कोल्ड वॉर के टाइम साउथ अफ्रीका में एक बहुत ही गलत पॉलिसी चलती थी, जिसका नाम था अपार्थाइड। इसका मतलब था रेशियल सेग्रीगेशन, यानी नस्ली भेदभाव। वहां पर स्किन कलर के बेसिस पर काले और गोरे लोगों के बीच भेदभाव किया जाता था। तो यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि यह ह्यूमन राइट्स का बिल्कुल साफ साफ वायोलेशन है, और इसलिए यूएन ने दूसरे देशों से कहा कि साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट को बॉयकॉट करो। बॉयकॉट करने का मतलब है उस देश के साथ ट्रेड, स्पोर्ट्स, सब तरह के संबंध तोड़ दो ताकि उस पर प्रेशर बन सके। ये इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूमन राइट्स का एक बहुत बड़ा हथियार था,
और आज के ज़माने में भी रेसिज्म, बॉर्डर डिस्प्यूट्स और टेररिज्म जैसे इश्यूज में ह्यूमन राइट्स का सवाल सबसे आगे रहता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो स्टैटिक नहीं है, यानी स्थिर नहीं है। वो टाइम के साथ इवॉल्व हो रहा है। इसका स्कोप, इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। पहले ह्यूमन राइट्स का मतलब मेनली पॉलिटिकल राइट्स से होता था, लेकिन अब इसमें नई चीजें जुड़ गई हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम कंटेजियस डिजीजेस। कोविड-19 पैंडेमिक ने साबित कर दिया कि अच्छी हेल्थ पाना भी एक ह्यूमन राइट है। थ्रेट टू एनवायरमेंट, अब ये माना जाता है कि साफ हवा और साफ पानी भी हर इंसान का ह्यूमन राइट है। प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को बाढ़, भूकंप जैसी आपदाओं से बचाए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास, मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो आज की जरूरतों को पूरा करे लेकिन आने वाली जनरेशंस के लिए एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। ये सब अब ह्यूमन राइट्स के दायरे में आते हैं। चलिए अब थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में एक लेट्स डू इट एक्टिविटी दी गई है। यहाँ एक लिस्ट है प्रॉब्लम्स की। आपका काम सिंपल है, इन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। नेशनल इश्यूज जो देश के अंदर के हैं एंड इंटरनेशनल इश्यूज जो बॉर्डर्स के पार हैं। लिस्ट को ध्यान से पढ़िए। अब मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करें, एक पेन और पेपर लें और खुद इनको क्लासिफाई करने की कोशिश करें। ट्राई जरूर करना, घबराना नहीं है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, वेलकम बैक। आई होप आप सबने ट्राई किया होगा। चलिए अब आंसर्स को डिस्कस करते हैं और उनके पीछे का रीजन समझते हैं। सबसे पहले नेशनल इश्यूज की लिस्ट देखते हैं। लैक ऑफ पब्लिक हाइजीन, ट्रैफिक जैम, प्राइवेटाइजेशन, सेशनिज्म, पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। ये सब नेशनल क्यों हैं? क्योंकि इनको सॉल्व करने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली जिम्मेदारी उस देश की अपनी गवर्नमेंट की होती है। इनके लिए दूसरे देशों के जॉइंट एफर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती। अब आते हैं इंटरनेशनल इश्यूज पर। टेररिज्म क्यों? क्योंकि टेररिस्ट एक देश में ट्रेनिंग लेते हैं और दूसरे में अटैक करते हैं। इसे अकेले सॉल्व नहीं किया जा सकता। वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये इंटरनेशनल क्यों है? क्योंकि यूडीएचआर के बाद ये एक यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक चिंता का विषय बन गया है। पूरी दुनिया इस पर सवाल उठा सकती है। और थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर, ये क्यों? क्योंकि ओजोन लेयर पूरी अर्थ के लिए एक ही है। एक देश के पोल्यूशन से उसमें छेद होता है तो नुकसान सबको होता है। इसीलिए इन्हें हम इंटरनेशनल इश्यूज कहते हैं। समझ गए? अच्छा, अब तक हमने ह्यूमन राइट्स की ग्लोबल कहानी सुनी, यूनाइटेड नेशंस, यूडीएचआर, कवेनेंट्स, इन सब की बात की। अब इस डिस्कशन को अपने घर लाते हैं, अपने देश इंडिया में। हमारा अगला सेक्शन है 4 इंडियाज ह्यूमन राइट्स स्टोरी। इसमें हम समझेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के संविधान में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ह्यूमन राइट्स को कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड पर जो लाइन लिखी है ना, वो इस पूरे सेक्शन का दिल है, द हार्ट ऑफ दिस सेक्शन। इसको हाईलाइट कर लो। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स हैव बीन गिवन द प्लेस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिन राइट्स की बात यूडीएचआर और कवेनेंट्स करते हैं, वो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के चैप्टर में ऑलरेडी मौजूद हैं। जो आपने पढ़ा है ना, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19, बोलने की आज़ादी, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, जीने का अधिकार, ये सब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ही तो हैं जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सबसे इंपॉर्टेंट जगह दी। और इतना ही नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को एक स्पेशल जिम्मेदारी भी देता है कि वो सोसाइटी के कमजोर वर्गों जैसे विमेन, चिल्ड्रन और माइनॉरिटीज के राइट्स की सुरक्षा के लिए स्पेशल लॉज, स्पेशल प्रोविजंस बनाएं। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स तो थे ही, लेकिन उनको जमीन पर रियलिटी में प्रोटेक्ट करने के लिए 1993 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून बनाया गया, द ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। इस एक्ट के अंडर 2 पावरफुल बॉडीज बनाई गईं। नेशनल लेवल पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC और हर स्टेट के लेवल पर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशंस SHRCs। इनका काम है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पर नजर रखना और एक्शन लेना। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, जैसा आपकी टेक्स्ट बुक में भी पूछा गया है। आपको गूगल पर सर्च करना है हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द NHRC। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा क्योंकि ये पोस्ट चेंज होती रहती है। एग्जाम से एक दिन पहले ये सर्च करके जाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कर लोगे ना? गुड। तो ये NHRC आखिर काम कैसे करता है? इसके प्रोसेस को 3 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, टेक कॉग्निजेंस। इसका मतलब है मामले को अपने ध्यान में लेना। अगर कहीं ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो NHRC या तो खुद से, जिसे सुओ मोटो कहते हैं, एक्शन ले सकती है या फिर किसी विक्टिम की कंप्लेंट पर। स्टेप 2, इन्वेस्टिगेट। कमीशन उस मामले की पूरी जांच पड़ताल करती है, बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह। स्टेप 3, टेक एक्शन। इन्वेस्टिगेशन के बाद कमीशन गवर्नमेंट को रेकमेंड करती है, यानी सिफारिश करती है कि इस केस में विक्टिम को कॉम्पनसेशन दो या दोषी ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लो।
यहाँ एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, NHRC एक कोर्ट की तरह डायरेक्ट सजा नहीं दे सकती। इट इज़ अ रिकमेंडेटरी बॉडी। इसकी सिफारिश को मानना या ना मानना गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, इनकी रिकमेंडेशंस को बहुत सीरियसली लिया जाता है। चलिए अब हम अपने पार्ट 1 के आखिरी लेकिन शायद सबसे रेलेवेंट टॉपिक पर आते हैं। सेक्शन 5, एनवायरनमेंट एज अ ग्लोबल चैलेंज। याद है हमने ह्यूमन राइट्स के बढ़ते हुए दायरे में इसकी बात की थी। अब हम उसी पॉइंट को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, अगर सांस लेने के लिए साफ हवा ही नहीं होगी तो राइट टू लाइफ का क्या मतलब? हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना एक्चुअली में हमारे ह्यूमन राइट्स को ही प्रोटेक्ट करना है। इस स्लाइड की हेडलाइन ही पूरी कहानी बताती है। अ सिक्योर एनवायरनमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट ह्यूमन राइट, यानी एक सुरक्षित पर्यावरण एक बहुत ज़रूरी मानव अधिकार है। इंटरनेशनल लेवल पर एनवायरनमेंट को लेकर चिंता 1970s के आसपास शुरू हुई। क्यों? क्योंकि तब तक इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के बुरे असर जैसे नदियों का गंदा होना, हवा में धुआं, ये सब साफ साफ दिखने लगे थे। इसी अवेयरनेस मूवमेंट की एक सिंबॉलिक शुरुआत हुई 22 अप्रैल 1970 को, जब पहली बार अर्थ डे मनाया गया। ये एक ऐसी ग्लोबल मूवमेंट की शुरुआत थी जिसका मकसद था आम लोगों को और सरकारों को एनवायरनमेंट के खतरों के बारे में जागरूक करना, अवेयर करना। तो आखिर हमारा एनवायरनमेंट इतना खराब हो क्यों रहा है? आपकी टेक्स्ट बुक इसके कुछ मेजर कॉजेज बताती है। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से केमिकल वेस्ट निकलकर नदियों में मिल जाता है और उनका धुआं हवा को पल्यूट करता है। सिंपल। इंक्रीजिंग नीड फॉर एनर्जी। हमारे एसी, टीवी, मोबाइल सब बिजली से चलते हैं, और ये बिजली बनाने के लिए हम फॉसिल फ्यूल्स यानी कोयला और तेल जलाते हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। खेती में ज्यादा फसल के लिए जो केमिकल्स यूज होते हैं वो मिट्टी की क्वालिटी को खराब करते हैं और पानी को जहरीला बनाते हैं। साउंड पोल्यूशन। गाड़ियों का शोर, लाउड स्पीकर्स, ये सब हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट से अगर रेडिएशन लीक हो जाए तो वो कई सालों तक एनवायरनमेंट और इंसानों के लिए खतरनाक होती है। और ऑयल एंड गैस लीकेजेस। समुद्र में जब ऑयल टैंकर से तेल लीक होता है तो वो पूरे मरीन इकोसिस्टम यानी समुद्री जीवन को तबाह कर देता है। इन सब कॉजेज का नतीजा क्या निकल रहा है? हमें क्या असर दिख रहा है? व्हाट आर द विजिबल इफेक्ट्स? एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जंगल कटने से और पोल्यूशन से कई जानवर और पौधे हमेशा के लिए खत्म हो रहे हैं। डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी। केमिकल फर्टिलाइजर्स के ज्यादा यूज से जमीन बंजर हो रही है। वाटर शॉर्टेज। ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है और नदियां सूख रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है जिससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और मौसम एक्सट्रीम हो रहा है। पोल्यूशन ऑफ रिवर्स एंड सीज। फैक्ट्री वेस्ट और प्लास्टिक से हमारा पानी पीने लायक नहीं बच रहा। और थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर। ये लेयर हमें सूरज के हार्मफुल यूवी रेस से बचाती है और पोल्यूशन से इसमें छेद हो रहा है। अब आप देखिए, ये सारे इफेक्ट्स किसी एक देश तक लिमिटेड नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग सबके लिए है, इसीलिए ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं। द स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 के सभी टॉपिक्स को लाइन बाय लाइन समझ लिया है। अब वक्त है एक क्विक पावरफुल रिकैप का। ये सेक्शन आपका एग्जाम गाइड है। हम उन सभी कीवर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे जो आपको अपने आंसर्स में लिखने पर फुल मार्क्स दिलाएंगे। रेडी? तो इस पूरे पार्ट 1 लेक्चर के क्रूशियल टेकअवेज क्या हैं? एग्जाम के लिए क्या याद रखना है? चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स की डेफिनेशन। ये अफेक्ट मेनी नेशंस और इनके लिए जॉइंट एफर्ट्स जरूरी हैं। पॉइंट नंबर 2, ह्यूमन राइट्स की जर्नी। ये नेचुरल राइट्स से इवॉल्व हुए हैं और इनका माइलस्टोन है UDHR 10 दिसंबर 1948। पॉइंट नंबर 3, इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स। हमारे यहाँ ये फंडामेंटल राइट्स की तरह प्रोटेक्टेड हैं और NHRC 1993 एक्ट के अंदर बनाई गई है। और आखिरी पॉइंट, एनवायरनमेंट। ये एक क्रूशियल मॉडर्न ह्यूमन राइट है जो ग्लोबल थ्रेट्स फेस कर रहा है। इन कीवर्ड्स को अपने आंसर्स में अंडरलाइन करके लिखिएगा, आपको जरूर फुल मार्क्स मिलेंगे। इस पार्ट 1 को अच्छे से रिवाइज कीजिए। हम जल्द मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। दिस लेसन वाज ब्रॉट टू यू बाय गैलेक्सी क्लासेस, क्रिएटेड ओनली फॉर स्टडी एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। Like, share, subscribe and press the bell icon for further notifications.